हेलो एवरीवन। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है यूएन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यूएन क्या है ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, तो एक आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि डायरेक्ट हमने कुछ चैप्टर्स को स्किप कर दिया है और हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया है ना। फर्स्ट सेकंड चैप्टर डन करने के बाद में हमने नेक्स्ट जो दूसरा चैप्टर है वो स्टार्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि जो हमारा टर्म वन का सिलेबस है तो उसमें पहले ये चैप्टर दिया हुआ है, मतलब आपका जो सिलेबस है उसमें ये चैप्टर जो जो आने वाले हैं हम सबसे पहले उन्हें ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड चैप्टर है यूएन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस चैप्टर हम लोग जितनी भी स्टडी करने वाले हैं, जो भी चीज़ें समझने वाले हैं, वो यूएन के रिगार्डिंग समझने वाले हैं कि एक्चुअल में यूएन क्या है, कब बना, कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, इसकी सारी कंट्रीज़ के साथ में क्या रिलेशंस है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इतने जितने भी ये जो कीवर्ड्स है ना, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद में आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन के तहत और कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इन दिस वीडियो हम लोग एक सिर्फ लिस्ट देखने वाले हैं शॉर्ट में कि कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट इन अ नेक्स्ट वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें जितनी भी इंटरनेशनल वीडियोस हैं उनका एस्टैब्लिश ईयर, जो वर्क कर रहा है, जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, ये सारा जो है एक डिटेल्ड वीडियो हम अलग से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे बनाने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, वो कब कब बने हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं यूएन, ठीक है, और उसके साथ में जो है कुछ और जो फटाफट जो ऊपरी इंटरनेशनल और अदर ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आता है यूएन। तो एक्चुअल में यूएन यूएन मीन्स होता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात की है तो मीन्स क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ नेशन, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे साथ में आने वाली है ना। यूएन का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी जो कंट्रीज है, जो इंटरनेशनल है, तो वो सारे का एक ग्रुप बन रहा हुआ है। देखो इसका जो लोगो है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, यूएन का मतलब भी अभी हम इसी के थ्रू जो है आगे धीरे धीरे समझते जाएंगे और उसके बारे में सारी चीजें जानने लगते हैं ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं इसके। देखो यूनाइटेड नेशन मतलब बहुत सारे जो ग्रुप्स है, बहुत सारी कंट्रीज है, उसका एक ग्रुप, ठीक है, उसको लीड करने वाला एक ग्रुप। इस लोगो में देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, बहुत सारी, ये पूरा जो वर्ल्ड मैप है वो बना हुआ है, ठीक है, मतलब इन कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया हुआ है। इसके बाहर जो है ये जो लीव्स बनी हुई हैं, ये लीव्स का मतलब होता है पीसफुल, ठीक है, मतलब एक शांति प्रदान करना। तो पता चला यूनाइटेड नेशन क्यों क्रिएट हुआ है। यूनाइटेड नेशन इसलिए क्रिएट हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में एक शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारी फैमिली में क्या होता है, पूरे एक फैमिली हेड होते हैं, हमारे पापा जो भी हो, मम्मी, ठीक है, हर जगह पापा मम्मी जो है ऐड होते हैं। तो क्या होता है, हम सारे बच्चे जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो हमें कौन कंट्रोल करता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो नेशन है, जो सारी कंट्रीज है, उसके लिए काम करता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का एक्चुअल में काम क्या होता है कि हर जगह शांति बनाए रखना। इन डिटेल एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन क्या है, तो हम ये आगे पढ़ते हैं। वाई, अच्छा, अब हमारे पास में जो इंटरनेशनल, वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों पड़ रही है, ठीक है, इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनने वाले हैं तो हमें उन सब की नीड क्यों पड़ने वाली है। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट ऐसे आते हैं, दो लोगों के स्टेटमेंट आते हैं जिससे कि हम इसको और ज़्यादा समझने में हमें जो है डेफिनेशन है, जो आंसर है हमारा फाइंड करने में वो हेल्पफुल रहेंगे। तो एक सर कहते हैं जो कि हमारे यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल रहते हैं, the United Nation was not created to take humanity to heaven, but to save it from hell। मतलब क्या हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो इसलिए काम नहीं कर रहा है कि जो मानवता है, जो पीपल्स है, पॉपुलेशन, उसको एक स्वर्ग में लेके जाए, लेकिन ये उसे नर्क से भी बचा सकता है, ठीक है। ये वाला एक स्टेटमेंट हो गया, इसे हम थोड़ा सा स्किप करके रखते हैं, फिर बाद में हम देखते हैं शशि थरूर क्या कहते हैं। टॉकिंग शॉप, यस देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीचेस एंड मीटिंग एट द यूएन। क्या कह रहे हैं कि जब यूएन होता है तो वहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि यूएन जो है वो सिर्फ एक बात करने वाला प्लेस है, कि जहाँ पे सारी कंट्रीज जाती है और बातें करके आ जाती है, आपस में बातें करती है, एक दूसरे से हेलो हाय करती है, लेकिन वो किसी भी इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात नहीं करती है। तो शशि थरूर कहते हैं कि मतलब शांत रहने से अच्छा तो क्या है कि इन मुद्दों पे जाकर के बहस की जाए, इन पे बात की जाए, तो एटलीस्ट कुछ तो भला होगा हमारे यहाँ पे। तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है कि जितनी भी जो वर्ल्ड में जो भी चीज़ें चल रही है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे पीसफुल लाने के लिए जो भी समझौते होंगे, काम होंगे, अगर कहीं बड़े बड़े वॉर चल रहे हैं तो उसे कंट्रोल करना होगा, है ना। तो ये सारे काम जो है वो यूनाइटेड नेशन करता है, मतलब एक तरीके से कंट्रोलर, है ना, एक तरीके से कंट्रोल करना कि जहाँ पे बातें बिगड़ रही है तो वहाँ पे बातें
सुधारना है, जहाँ पे कहीं अशांति फैली हुई है तो वहाँ पे शांति क्रिएट करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो है सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है? यूनाइटेड नेशन। इसके आगे और अच्छे से इसको क्लियर करें तो यूनाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प विद द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। देखो जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है कि जब भी वॉर होता है, ठीक है, जैसे कि हमने जब देखा था कि एक्चुअल में फर्स्ट, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि फर्स्ट टाइम जो है वो यूएन क्यों क्रिएट किया गया था और किस पर्पज से किया गया था। तो हमें पता है कि हमने जो है अभी तक के जितना भी सिलेबस हम पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर के पहले जो होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद में भी बहुत सारे वॉर्स जो होते हैं वो होते हैं। जब यूएस मतलब यूएसएसआर खत्म होता है, यूएन की सत्ता, यूएस की सत्ता आती है, तब भी यहाँ पे बहुत सारे इनडायरेक्टली डायरेक्टली वॉर्स होते हैं। मतलब क्या होता है, एक तरीके से दो पार्टीज में या पूरे देश में ही क्या हो रहा है, अशांति फैली हुई है, युद्ध हो रहे हैं, तो इनको कम कराने का काम कौन करेगा? ठीक है, क्योंकि किसी न किसी को तो समझदार बनना होगा, और जब ये जो समझदारी का काम है वो करता है हमारा यूएन, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इन जो कंट्रीज होती है उनके बीच में कॉपरेट कराने का काम करता है। दे ऑल्सो हेल्प कंट्रीज कॉपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल अस। मतलब हमारे लिए, पूरों के लिए एक बहुत अच्छी कंडीशन क्रिएट करना जहाँ पे हम रह सके। ठीक है, तो यूएन का मेन काम क्या है? शांति और युद्धों से बचाव करके रखना, है ना, शांति फैलाना। कंट्रीज हैव conflict and difference with each other, that does not necessarily mean they must go to war to deal with their ठीक है। अब यहाँ से जब हम लोग नेक्स्ट पढ़े तो क्या हो रहा है कि जितनी भी कंट्रीज होती है सब किसी न किसी के बीच में क्या होता है, कोई ना कोई वाद विवाद चलते ही रहता है। ठीक है, अभी रिसेंटली जब हम देखें तो अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब अनबन सी चल रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं है, अभी हमारे पास जो अमेरिका और चाइना वाला थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है क्रिएट होने की कंडीशन थी। तो यूएन क्या करता है इस बीच में, है ना, यूएन इस बीच में क्या करता है, इन लोगों को आपस में तालमेल बैठाने की कोशिश करता है। और यूएन का सिर्फ इतना ही काम नहीं है, ठीक है, यूएन का या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सिर्फ इतना काम नहीं है। ठीक है, यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी कंट्रीज को लेकर के साथ में रखा हुआ है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ मतलब देखो शांति, युद्ध वगैरह के समझौते कराना, एक अंडरस्टैंडिंग बैठाना, ये सारी चीजें तो करता ही करता है, लेकिन जो दूसरे और भी क्या होता है, मतलब कंट्रीज होती है उनके लिए भी अलग अलग तरीके से ये हेल्पफुल होते हैं। वो हेल्पफुल किस तरीके से होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर कोई एक कंट्री का मतलब एक कंट्री जो है वो सिंगल जो है उसके ऊपर हेल्प नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, उन सारी जो डिजास्टर्स होते हैं उनसे समेटने में वो हेल्प नहीं करती। जैसे कि अभी जस्ट हमने रिसेंटली देखा कोरोना, ठीक है, हमारे मोदी जी ने बहुत सारी वैक्सीन जो है बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों को गिफ्ट की है। ठीक है, अदर कंट्रीज में जो है इन्होंने सप्लाई की है और हमारे यहाँ पे भी ये हुआ है। तो यहाँ पर अगर क्या करते मोदी जी जो है अदर कंट्रीज में कोरोना की जो वैक्सीन है वो सप्लाई नहीं करते, तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल ही है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्पफुल इन अनदर वे। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते रहते हैं कि जैसे भी जब भी कोई बड़ी बड़ी बीमारियाँ आती है, जब भी कोई ऐसे मतलब एक महामारी सी आ जाती है, एक आपदा सी आ जाती है, तो यहाँ पर सब एक दूसरे की मदद करते हैं और चलते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूएन है वो हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ये सिर्फ किसी एक के लिए काम नहीं करता है। जब मैं छोटी थी तो जब मैंने फर्स्ट टाइम WHO के बारे में पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ इंडिया के लिए ही है। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया के लिए ही है, बट क्या होता है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इक्वली सभी के लिए काम करता है। जितनी भी इनकी मेंबर कंट्रीज होती है ये हर किसी के लिए जो है इक्वली काम करते हैं, है ना। तो WHO की भी अभी हम लोगों ने कोरोना केस में पहले तो कई लोगों के लिए फैमिलियर भी नहीं था, तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग करंट के थ्रू भी पढ़ते जाते हैं। और आपके लिए ये जो है एक होमवर्क होगा कि यूएन जो है अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा मतलब एक करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बनता है, तो यूएस एंड इंडिया के बीच में अभी मतलब जो रिसेंटली जो हुआ है, तो वो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि ये यूएन जो है वो करंट अभी क्या चल रहा था। ठीक है, और इंडिया के साथ में भी क्या हुआ था, तो प्लीज़ बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला जैसे पॉइंट आता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किसी एक कंट्री के लिए तो ये प्रॉब्लम है नहीं, वो तो हर किसी के लिए इक्वली
काम करती है। जो टेम्परेचर होता है, पूरा अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, इसके साथ में मैं एक और वो जोड़ दूँ तो ओजोन वाला जो फैक्ट आता है वो आ जाता है। तो ओजोन वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये सिर्फ किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक कंट्री के लिए ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं है, क्योंकि हम एक अर्थ में रह रहे हैं, तो एक अर्थ में बहुत सारे हैं, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम्स होती है। और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में ये ऐसे काम आते हैं, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि हम लोगों का जो कम्युनिकेशन है डायरेक्टली किसी एक के साथ में तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली हमारे बीच में कोई इंटरमीडिएट होना चाहिए जो कि हमारी इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये करे। क्योंकि अब देखो सपोज ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है और इसके बीच में ये तो हमारा इंडिया यहाँ से हो गया, तो हम एक दूसरे किसी से कांटेक्ट नहीं करेंगे। जब हम ऐसे किसी मीटिंग में जाते हैं, सपोज हम किसी रिलेटिव से नहीं मिल पाते हैं ना, कई लोगों को हम जानते नहीं, लेकिन जब हम किसी इवेंट में जाते हैं, ठीक है, हम किसी इवेंट में गए, चाचा मामा दादा किसी भी शादी ब्याह में जाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, बर्थडे पार्टीज होती है, रिसेप्शंस होते हैं, तो वहाँ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत अलग अलग रिलेटिव से मिलते हैं, है ना, हमारे कई फ्रेंड्स से हम लोगों का वहाँ पे कांटेक्ट होता है, हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी हमारे रिलेशंस में है। तो इसी तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने में ये हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, है ना। तो यूएन क्या है एक्चुअल में आपको समझ में आ गया। यूएन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में जो शांति और जो युद्ध वगैरह के टॉपिक्स है इनके ऊपर काम करता है, पूरे वर्ल्ड में पीस फैलाने का काम करता है, जो बहुत सारी अलग अलग वे में भी हेल्प करता है, डिसीज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे काम करता है, जैसे कि क्या कहना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये काम करता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो गरीबी वगैरह होती है इसके ऊपर काम करता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर ये काम करते हैं और ये इक्वली हेल्पफुल होते हैं सभी के लिए। आई होप आपको यहाँ से यूएन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो समझ में आए होंगे कि ये क्यों काम करते हैं और कैसे हैं। अच्छा, अब एवोल्यूशन ऑफ यूएन है। अब यूएन जो है वो कैसे बना इसके बारे में देखने जाए तो अब हमने सबसे पहले ये बात की थी कि जब कंट्रीज चल रही थी, ठीक है, युद्ध बहुत सारे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो वहाँ पे हमें नीड पड़ते गई, ठीक है, एक ऐसे इंटरमीडिएट की नीड पड़ी जो इन दोनों के बीच में काम करे, ठीक है, वो सबको साथ में लेकर के चले, है ना, साथ में लेकर के चले, वहाँ पे वो हेल्पफुल होगा, तो ये सब काम करे। तो ऐसे ही क्या होता है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, ये जब हुआ उसके बाद में द लीग ऑफ नेशन से एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ठीक है, 1945, sorry, the UN successor of nation, आई हैव अ लिटिल कन्फ्यूजन हियर, ठीक है, 1945 के बाद में, अच्छा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद में, सॉरी मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद में क्या होता है, एक लीग ऑफ नेशन जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के यहाँ पर भी मतलब 51 कंट्रीज जो है, यूनाइटेड नेशन जो है ये 51 कंट्रीज के साथ में मिल करके बनाता है। अच्छा, एक कन्फ्यूजन जो है वो और एक यहाँ पर क्लियर कर दिया जाए, जब हम लोग बायपोलैरिटी पढ़ रहे थे, कोल्ड वॉर पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किए थे, नाटो, सियाटो, वार्सा पैक्ट, है ना, ये वाले जो है सारे ये किए थे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन से बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो किसी न किसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे, उनकी अपनी कंट्रीज का एक ग्रुप था, ठीक है, वो उसी उसी के बीच में काम करते थे कि अगर मेरे पे हमला किया तो हम सारी कंट्रीज जो है 11-12 कंट्रीज है ये सब इक्वली पार्टिसिपेटेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए इक्वली बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि यूएस की अलग ही अपनी दादागिरी चलते रहती है, ठीक है। तो यूएन मतलब जो यूएन के बनाने का और भी क्या था, रूल था, तो इसमें क्या किया, इसमें ये जो है ये हेल्पफुल नहीं होता। एक्चुअल में मेन पहला बना हुआ था लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन बना था 1945 में। तो क्या होता है, अब ऐसा लगता है कि ये जो है इसने मतलब थोड़ी थोड़ी जो हेल्पफुल मतलब होती है कि कुछ कुछ जो छोटी मोटी चीज़ें होती है इसको बैलेंस करने में काम देती है, लेकिन फिर भी क्या करती है, ये उतनी हेल्पफुल नहीं होती है, क्योंकि इसके रहते हुए भी एक वॉर हो जाता है। तो ये इतने ज़्यादा क्या है कि मतलब हेल्पफुल नहीं होती है, इसके थ्रू जो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। तो द लीग ऑफ नेशन जो है इसी के एक उत्तराधिकारी के रूप में जो होता है वो यूएन का क्या होता है, यूएन बनता है, ठीक है। अब यूएन जो बनता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटी
कॉपरेशन अमंग स्टेट। अब जितनी भी स्टेट्स वगैरह है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि सबके बीच में एक शांति वो तो वाला एक मेन मुद्दा है ही है कि इन दोनों के बीच में जो है जो भी वॉर्स वगैरह हो रहे हैं तो इनको सबको शांत करके रखना है ना। It was founded with the hope that it would act to stop the conflict between state escalating into war। and अब क्या करता है, इसके जो ये बनता है तो इसे एक होप होती है हमारे पास में कि क्या जो युद्ध हो रहे हैं, जो भी वॉर्स हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसे रोकने में हमें हेल्प करेगा, है ना। क्योंकि हमने इसीलिए बनाया था क्योंकि यूएन का जो मेन पर्पस है, जो एम है, वो यही है कि शांति फैलाना, वॉर्स को ख़त्म करना। लेकिन फिर भी क्या होता है, ये उसमें हेल्पफुल नहीं रहता है। तो जितनी भी कंट्रीज होती है उसके मतलब यूएन का और मेन पर्पस क्या है कि जितनी भी कंट्रीज हो रही है उसका सोशल और इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है पूरे वर्ल्ड में, उसको बैलेंस करना, उसको सही से लेके चलना। जो कंट्रीज में युद्ध वगैरह हो रहा है तो उनको रोकना, इस तरीके का जो इसका उद्देश्य होता है ये मेन होता है कि जितनी भी कंट्रीज हो रही है उनके बीच में जो उनका प्रस्पेक्ट है, ठीक है, उनके बीच में जो युद्ध वॉर वगैरह हो रहे हैं इनको रोकना, सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड में इन सारी कंट्रीज़ का उसको डेवलप करना। तो ये सारे जो है इसके मेन काम होते हैं। अब 2011 तक के अभी तक के क्या होता है, यूएन हम लोगों ने देख लिया कि यूएन जो है वो 1945 में बन रहा है। 1945 में बनने से पहले क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला वर्ल्ड वॉर होता है उसके टाइम में द लीग ऑफ नेशन बनता है। तो सेकंड के बाद में क्या होता है, तब तक ये काम मैं सही थी इस टाइम में। तो सेकंड के टाइम में क्या होता है, इमीडिएटली जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो हमारे पास में क्या बनता है, 1945 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जो है हम इसको बनाते हैं, किसके कितनी कंट्रीज के साथ में 51 जो है स्टेट्स है, इसके साथ में बनाते हैं और देखते हैं कि शायद अब जो है चीज़ें सही होगी। लेकिन इसके बाद में भी कोल्ड वॉर जो है वो शुरू चलते ही रहता है, वो चीज़ें होती है। तो उसके बाद में हम लोगों ने देख लिया कि यूएन जो है वो क्यों स्टैब्लिश किया गया, कैसे वो काम कर रहा था, ये सब। अब उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखने जाए तो 2011 तक के, है ना, 2011 तक के यूएन के पास में 193 स्टेट्स थी। मतलब इसके अंडर में यूएन जो है वो कितनी स्टेट्स को लेकर के काम करता है, 193। और इसमें वो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, वो भी स्टेट्स थी जो कि यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर के ख़त्म होने के साथ में इन्होंने अपने आप को फ्रीडम दे दी थी। वो सारी कंट्रीज थी जिन्होंने यूएन का जो असेंबली है उसको भी ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने यूएन की आइडियोलॉजीज जो है उससे ज्वाइन कर लिया था। तो वो सारी कंट्रीज भी जो है वो इसमें जो है शामिल हो गई थी। तो 2011 तक के हमारे पास यूएन में कितनी मेंबर कंट्रीज थी, 193 मेंबर कंट्रीज थी। ठीक है, जो ये सारी जो है इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, अब जो यूएन काउंसिल थी तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमारे पास में इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है कि यहाँ पे कुछ मेंबर्स जो है वो परमानेंट है। ठीक है, परमानेंट, वो परमानेंट जो कि कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं, है ना। और कुछ परमानेंट नहीं भी है, कुछ अस्थायी सदस्य भी है। तो ये जो स्थायी सदस्य थे, वो जो परमानेंट मेंबर्स थे वो कौन कौन सा था, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। ये सारी कंट्रीज जो है वो क्यों इसके मेंबर्स थी, क्योंकि क्या होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, यूएसएसआर खत्म होता है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री कौन सी थी, वो तो यूनाइटेड स्टेट ही थी, यूएस ही थी। हम लोग सबसे ज्यादा देख रहे थे कि ये सुपर पावर थी। इसके बाद में क्या था, जो सेकंड सुपर पावर थी यूएसएसआर, वो तो खत्म ही हो गई थी। तो सेकंड पावर जो है यूएसएसआर, उसके खत्म होने के बाद में और भी जो चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, ये वाली जो कंट्रीज है ये भी अपने आप को अपने आप में ग्रोथ ला रही थी, अपने आप में डेवलपमेंट कर रही थी। ठीक है, ये फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली, ये जितनी भी चीज़ों में देखे तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी ये पांचों कंट्रीज। तो इन पांचों को, क्योंकि भाई यूएन में वही सत्ता जो होती है ना, यही हम लोगों ने कल एक जो लास्ट वीडियो है उसमें हम लोगों ने एक वीडियो चीज़ देखी थी कि यूएस जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभी भी हम अब तक के उसको यही मानते थे कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। हमारे वहम जो है वो कोरोना काल में टूटता है, क्योंकि जब वो अपने कंट्री को कोरोना से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं जो सबसे पावरफुल चीज़ कंट्रीज होंगी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगी। लेकिन यहाँ पे जो है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट जो है ये फेल हो गया। चलिए, ये तो हमारा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया। यूनाइटेड स्टेट जो है वो तब तक ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। ठीक है, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, ये सारे जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल कंट्रीज थी उन्होंने अपने आप को इसका परमानेंट मेंबर जो है वो बना लिया। ठीक है, इसके कुछ पैरामीटर्स भी है, वो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इसमें
रिक्वायरमेंट्स है जो इसके मेंबर बनाने के लिए होंगी। तो ये सारे जो मेंबर्स हैं वो इसके परमानेंट मेंबर थे, इन्हें कभी भी बदल नहीं सकते थे। इन मेंबर्स के पास में वीटो पावर था, और वीटो पावर क्या होता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, तो इनके पास में वीटो पावर्स था, ये इनके परमानेंट मेंबर्स थे। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और क्यों थे ये भी पता है, क्योंकि ये उस वक्त तक के सबसे पावरफुल जो है कंट्रीज थी। अब भाई इतना बड़ा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे उसकी एक क्या होंगी, लैंग्वेज होंगी जिसमें ये काम करेंगे, है ना। तो एक कम्युनिकेशन के लिए लगती है। अब बिकॉज यहाँ पे सारे जो है अलग अलग कंट्रीज होंगी, तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस होंगी, तो इसीलिए यहाँ पे जो कुछ लैंग्वेजेस है वो रखी गई थी। तो यहाँ पे 6 लैंग्वेजेस जो है वो परमानेंट थी, कि इन 6 लैंग्वेजेस में यूएन जो है वो काम करेगा, अपना कम्युनिकेशन जो है वो इन 6 लैंग्वेजेस में करने वाला है। फर्स्ट वन इज अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो ये 6 लैंग्वेजेस, ठीक है, ये 6 लैंग्वेजेस भी इन्हीं 5 कंट्री से रिलेटेड थी। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया से, स्पेनिश, ठीक है, चाइना से चाइनीज भी थी, इंग्लिश भी थी। इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है, ये तो सबको पता है, इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, हर कोई इसमें कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर तो पढ़ ही रहे हैं यूएन का। तो यूएन के स्ट्रक्चर में जो सबसे पावरफुल जो रिप्रेजेंटेटिव हेड होता है यहाँ का, ठीक, जो हेड है, क्योंकि हर किसी का, हमारी फैमिली का जो जनरल सेक्रेटरी है वो कौन है, सेक्रेटरी जनरल हमारे फादर और मदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से सभी फैमिली का एक हेड होता है। तो इनकी फैमिली का जो हेड था, एक रिप्रेजेंटेटिव हेड था, वो है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल की एक लिस्ट हम लोग देखेंगे, वहाँ पे कौन कौन से कब कब तक के रहते हैं। और यदि हम रिसेंटली जनरल के बारे में बात करें, जो कि अभी 1 को है, और वो कौन है, द प्रेजेंट जनरल इज एंटीटोनियो, आई कांट प्रोनाउंसिएट, जो यूएन के है, ठीक है, यूएन के जो है। तो ये अभी हमारे यहाँ पर कौन है, सेक्रेटरी जनरल है, जो कि रिसेंटली है, जो कि 1 जनवरी 2007 को बने। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1995 से 2002 तक के जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पुर्तगाल के रह चुके हैं। द यूएन मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज। अब जो यूएन है उसके पास में, अभी हम लोगों ने बताया था कि यूएन जो है वो उसके साथ में बहुत सारी ब्रांचेस में काम करता है, क्योंकि यूएन जो है इसका पूरा काम क्या है, एकदम मतलब ये सभी कंट्रीज के बीच में काम करना है। अब जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, हम हर चीज को अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरीके से जो यूएन है इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, जो हर कोई एक अलग अलग पर्टिकुलर मुद्दे पे काम करता है। जैसे कि डब्ल्यूएचओ जो है वो किसके ऊपर काम करता है, वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में मैंने फर्स्ट ये है एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि रिसेंटली हम इसके बारे में बहुत चीजें जान चुके हैं। जैसे न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती थी ना कि डब्ल्यूएचओ ने इतने इतने कोरोना पेशेंट्स निकाले हैं, इसने इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, इसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया। तो इसीलिए तो जो भी है पूरे वर्ल्ड की हेल्थ का जमा किसने लेके रखा है, डब्ल्यूएचओ ने, है ना। और जब ये मुद्दा भी चल रहा था कि कोरोना को महामारी घोषित करना है, तो वो भी यहीं पे। ओके देन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसके साथ में हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, रिसेंटली हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। द यूनाइटेड यूएनडीपी, इसके सभी के फुल फॉर्म जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, है ना। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम लोगों का, तो उसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी लिस्ट दी हुई है इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये कब स्टैब्लिश हुआ, ये किस एरिया में काम करता है, इसके काम क्या क्या होते हैं, इनकी पावर्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सारे वीडियो पढ़ेंगे, ये सारे जो टॉपिक्स है इसे पढ़ लेंगे तो ये थोड़ा लेंदी वीडियो हो जाएगा। देन नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन किसके ऊपर काम करता है, जो हम लोगों ने बात की कि जो भी ह्यूमन राइट्स है, अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने बताया था, तो हमारे ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं, अगर हमारे ह्यूमन राइट्स जो है वो हमसे छीने जाते हैं तो हम क्या एक्शंस ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इतने सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और कुछ इसमें शायद छुटे भी हुए हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हेल्प करते हैं यूएन को, क्योंकि यूनाइटेड नेशन, सभी में यूनाइटेड नेशन लगा हुआ है, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो पूरे ही नेशन के लिए काम करते हैं, जो भी इसके मेंबर्स वगैरह होते हैं, ये पूरे वर्ल्ड का है जो इनके लिए ये काम करते हैं, ठीक है।
तो इन्होंने क्या किया, अपने जो यूनाइटेड नेशन ने अपनी बहुत सारी ये ब्रांचेस बना दी, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर फील्ड में ये अपने अपने जो है वो काम किया करते हैं। ओके अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स प्रिंसिपल ऑर्गन। अब ये वाला जितना भी सिस्टम है इसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये आप ये कह सकते हो अपनी बुक से ये पेज निकाल के ये अपनी वॉल पे ये बहुत अच्छे से लगा के रख देंगे, क्योंकि ये पूरा जो टेबल है अगर हम इसे अपने सामने रखते जाएंगे तो इसमें सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में दी गई हो। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, जनरल असेंबलीज में कौन कौन है, सब्सिडरी बॉडीज कौन कौन सी है, इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अदर यूनिटीज जो है, ट्रस्टशिप काउंसिल क्या होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे पूरा जो यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है जिस पे ये काम करता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट है जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है सर, सिक्योरिटी काउंसिल से जो रिलेटेड सारी जो चीज़ें वो यहाँ दी है, जनरल असेंबली से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई है, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल जो है, इन तीनों काउंसिल के ऊपर जो चीज़ें हैं, जो सब्सिडरीज बॉडीज़ है इनकी, जो इनके फाउंडेशन कमीशन है, ये सारी चीज़ें, तो प्लीज़ आप इसे बहुत अच्छे से समझें और मैं भी साथ में इसे समझाने की कोशिश करूँगी। रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर हो जाता है, ठीक है, कोल्ड वॉर जब होता है, रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। अब टाइम के अकॉर्डिंग जो है हर जगह किसी न किसी जो सुधार है उसकी नीड पड़ती ही है। जब 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म होता है 1991 में, ओके 1991 में क्या होता है, कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, इट्स 1991, ओके ठीक है। 1991 में जब कोल्ड वॉर फिनिश होता है तब क्या चीज़, सॉरी, ओके 1991 में क्या हो रहा है, कोल्ड वॉर खत्म होता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं उसके बाद में देखते हैं कि अभी तक ये तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, तो अब जो यूएन है, ठीक है, अब उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कि बहुत सारे सुधार हो ज़रूरी होते हैं, कि ये जो चीज़ें हैं उसको सुधारनी होंगी, क्योंकि यूएन जो है वो जस्ट कब बना था, 1945 के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके जस्ट बाद में बना था, और जैसे ही 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है तब भी इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फिर भी लगी ही रहती है कि इसमें बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसने यहाँ से यहाँ तक के ही काम किया था, ठीक है, वॉर कम कराने, बंद करने, जो भी चीज़ें उनसे रिलेटेड काम हुए थे। तो जब अब इन बहुत सारे मुद्दों पे जब बात होती है तो दो ही सुधार जो है वो यूएन के लिए बेसिक सुधार है वो दिखाई देते हैं। पहला कौन सा आता है कि जो इसका स्ट्रक्चर है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं था कि ये पूरी तरीके से उसको काम कर सके या उसे चला सके। एंड सेकेंड एंड प्रोसीजर, ठीक है, उसका जो प्रोसेस था, मतलब ये लोग क्या कह रहे थे कि जो यूएन का मतलब यूएन का जो भी स्ट्रक्चर है और जो प्रोसेस है काम करने का, वो उसके तरीके का नहीं है ना, कि वो सही तरीके से काम कर रहा है जो भी है, तो उसको डेवलपमेंट करना था, उसमें जो है सुधार लाने थे उसमें, कि ये सही तरीके से काम करे। सेकंड था ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसका जो न्याय अधिकार था, जो न्याय क्षेत्र था, जो इसके जस्टिस वाले राइट्स थे, उसके इसमें जो है बहुत सारे इश्यूज थे। ये लोग कह रहे थे कि ये जो है इसके दौरान ये सही तरीके से काम नहीं है, तो इसका जो इसका जो एरिया है उसको भी और ज़्यादा डेवलप किया जाए, उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स किए जाए। तो ये वाले जो है मतलब दो बेसिक वाले जो है, दो बेसिक या दो बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो है, ये दो ही वो फाउंड किए गए थे कि इन दो इश्यूज पे काम करना है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, और दूसरा था जो उसका ज्यूरिडिक्शन था उसके ऊपर काम करना था। तो जो ऑर्गेनाइजेशन था तो उसके ऊपर तो क्या बात हो रही थी, द बिगेस्ट डिसीजन हैज बीन ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसमें क्या कह रहे थे कि जो भी परमानेंट मेंबर्स है, नॉन परमानेंट मेंबर्स है, तो उसके ऊपर बढ़ावा देना, ठीक है, क्योंकि यूएन जो है उसमें क्या हो रहा था, यूएन में कुछ पहले तो हमने देखा कि 2011 में अभी तक की 93 कंट्रीज हो गई है, और उसके पहले तक ये 51 कंट्रीज के साथ में जो यूएन है वो काम कर रहा था, ये इतनी कंट्रीज के साथ में ऑर्गेनाइजेशन बना था। लेकिन अब क्या कह रहे थे कि इसमें 5 मेंबर जो है वो परमानेंट कंट्रीज है, तो अब सभी लोग क्या कह रहे हैं, मतलब सभी लोग, मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो है इसके ऊपर मतलब अपना वोट दे रही थी कि हाँ ये बात जो है वो सही है और ये चीज़ होनी ही चाहिए कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है और जो परमानेंट मेंबर्स
मेंबर्स है इनके इसमें जो है मेंबर ऑफ जो है इन लोगों को इंक्रीज किया जाए, ताकि क्या होगा हमारा जो यूएन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, और बेहतर तरीके से काम करेगा और ये बहुत सारे लोगों को मदद भी करने वाला है ना। इस तरीके से क्या करेगा कि ये बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल भी रहेगा। और ये लोग चाहते थे कि यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मेंबर दोनों में ही इंक्रीज कराया जाए। देन हमारे पास नेक्स्ट वाला ये आता है कि जो ज्यूरिडिक्शन वाली चीज़ें थी तो वहाँ पर भी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए थे। तो ज्यूरिडिक्शन वाले इसमें इम्प्रूवमेंट्स के बारे में क्या बात हो रही थी कि वहाँ पर अभी तक के कौन कौन से मुद्दे जो है वो काम में लाए जाते थे और कौन कौन से मुद्दे जो नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी जो पर्पस है उसके ऊपर बात की जाए, है ना, जो वॉर से रिलेटेड जो है जो टेररिज्म वगैरह है, इन सभी मुद्दों पर इनफैक्ट बात की जाए। और कुछ लोग कह रहे थे कि जो बेसिक वाली जो चीज़ें होती है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड पीस वाला जो मिशन है, कुछ लोग कह रहे थे इसमें जो मेन मुद्दे हैं उसको इसके न्यायाधिकार क्षेत्र में लाया जाए, जैसे कि पीस हो गया, सिक्योरिटी मिशंस हो गए, इन सारे जो टॉपिक्स हैं इनको इसमें ऐड किया जाए, इसको इसमें टॉपिक यूएन के टॉपिक्स में शामिल किया जाए जिनके ऊपर कुछ ना कुछ बेहतर किया जा सके। तो ये चीज़ें कह रहे थे। और कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे जो है ह्यूमैनिटी वगैरह जो वर्क है, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर, सोशल जस्टिस, इन सभी चीज़ों के ऊपर बात की जाए, है ना। इन सभी का क्या काम था कि यहाँ पर इतने इतने लोगों के ऊपर बात की जाए। तो जब यहाँ पर सेकंड वाली जो बैठक होती है तो यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं फाइंड आउट की जाती है, जो मतलब कोड वॉर वगैरह भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सामने आती है कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हुई है, उसके रिगार्डिंग हमें काम भी करना है। जैसे सोवियत यूनियन जो है वो खत्म हो चुका था, यूएसएसआर खत्म हो गया था। जैसे यूएसएसआर खत्म होता है तो उस वक्त क्या होता है, यूएस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन जाती है। हमें सभी को पता है यूएसएसआर खत्म होता है और यूएस जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर बन जाती है, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर देती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, रशिया, सोवियत यूनियन से जो भी कंट्रीज जो रिलेट मतलब निकलती है, इन लोगों की क्या होती है बहुत ज़्यादा अच्छा, द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन एंड यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। अब इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन भी बन जाता है। हमें पता है कि रशिया जो है वो सबसे पहले किससे फ्री हुई थी, 1991 में यूएसएसआर से। तो ये और यूएस के बीच में क्या होता है, रिलेशंस बहुत अच्छे बन जाते हैं। और जब दो मतलब प्रतिद्वंदियों के रिलेशंस बन जाते हैं अच्छे, तो ये किसी और के लिए जो है क्या हानिकारक हो जाते हैं। चाइना इज द फास्ट इमर्जिंग। अब चाइना क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी अपनी प्रगति कर रहा है इसके साथ में। हालांकि इंडिया भी जो है वो ग्रो हो रहा है, ग्रोइंग रैपिडली। तो चाइना के साथ में इसके साथ में एक और क्या पॉइंट उठ के आता है कि चाइना भी अपनी ग्रोथ जो है वो फटाफट कर रहा है, बहुत जल्दी कर रहा है। अब एशिया जो इकोनॉमिक्स ऑफ एशिया ग्रोथ अनप्रोटेक्टेड रेट। अब जो है चाइना की जो इकोनॉमी है एशिया वाली वो भी बढ़ रही है, ग्रोथ। मैनी न्यू कंट्री हैव जॉइन द यूएन। अब बहुत सारी जो कंट्रीज होती है जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था फ्रॉम सोवियत यूनियन, तो वो वाली जितनी भी कंट्रीज है, जैसे कि रशिया जो है, रशिया ने भी किसको ज्वाइन किया था, यूएस को, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी न्यूली कंट्रीज होती है वो भी यूएन की मेंबर्स बन जाती है, जो कि है ना, यूरोप कम्युनिस्ट पार्टी, जो जहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी जो है ईस्टर्न यूरोप जो है वहाँ से जो भी फ्री हुई कंट्रीज थी, ईस्टर्न यूरोप से जो भी फ्री कंट्रीज थी जो कि सोवियत सिस्टम को यूज कर रही थी, सोवियत यूनियन की जो मेंबर थी, वो इसको छोड़ के, इनकी मेंबरशिप छोड़ करके कहाँ पे एंटर कर लेती है, किसको ज्वाइन कर लेती है, यूएन को। ओके, द वुल न्यू सेट चैलेंजेस कन्फ्रंट द वर्ल्ड। अब इतनी जितनी भी चैलेंजेस थे वो सभी के सामने आ रहे थे, क्योंकि कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर जो था, कोल्ड वॉर, सॉरी, ओके, कोल्ड वॉर के बाद में इतनी सारी चीजें जो है वो सबके सामने आ रही। क्या हुआ था, सोवियत चैलेंज सबके मतलब सोवियत जो है वो खत्म हो गया था, यूएस जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन रहा था। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि इसके बनने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था ये भी था कि जो यूएस है, ठीक है, यूएस जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो यूएस क्या कर रहा है, सबके ऊपर अपनी दादागिरी, हम लोगों ने देखा था 9/11 वाला जो कांड हुआ था उसमें भी, उसके बाद में इराक के ऊपर भी कैसे उसने अनवांटेड तरीके से ही क्या किया था, उसके ऊपर युद्ध कर लिया था। और उसने रीजन क्या दे दिया था कि वो वहाँ के जो वेपन्स है उसको खत्म करने वाला है, लेकिन उसका जो पर्पस था वो अलग ही था, कि वो वहाँ की जितनी भी इकोनॉमिकल चीजें हैं जिससे वो ग्रोथ कर रहे हैं उनको अपने अंडर में लेना था। तो यूएस जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और यहाँ पे इसकी दादागिरी जो है वो शुरू हो गई थी, जो हर किसी के लिए हानिकारक थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी एक तरीके से यूएन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला था। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, ठीक है। अब जितनी भी हम लोगों ने जो चीज़ें एग्जामिन की है, जो
1991 के बाद में जो भी कोल्ड वॉर हुआ उसके बाद में ख़त्म हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आती है। उसके बाद में क्या होता है, यूएन सिक्योरिटी की जो काउंसिल है वो 1992 में एक मीटिंग करती है, ठीक है, एक असेंबली होती है। तो उसमें क्या होता है कि यूएन की जब ये मीटिंग होती है 1992 में, तो वहाँ पे बहुत सारे मुद्दों पे बात होती है, और वहाँ पे क्या चीज़ें होती है, तीन चीज़ें जो है ना, तीन चीज़ें वो फाइंड आउट होती है। कौन सी तीन चीज़ें, कि द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक रियलिटीज। अब जो है सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो पॉलिटिकल जो भी चीज़ें हो रही है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। जो पॉलिटिकल परिस्थितियां बन रही है, रियलिटीज जो है उनके ऊपर ये जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। जो उसका मेन काम है कि पॉलिटिकल जो चीज़ें हैं उसको भी रिप्रेजेंट करे, और यूएन ये काम नहीं कर रहा है। तो सब लोग को ऐसा लगता था, और फिर उनको क्या लगता था कि इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्टेड एंड आर डोमिनेट बाय अ फ्यू पावर्स। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि इनके साथ में क्या हो रहा है कि ये सब जो है अमेरिका वगैरह वाले जो है ना, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा, इन्हीं के जितने भी इनकी जो पॉलिसीज आ रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, तो ये सब किसके लिए है, यूएन के लिए। यहाँ पर ये भी चीज़ हो रही है, इट लैक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर इनका भी बहुत ज़्यादा जो है अपसेंस है ये सारी चीज़ों की। तो ये सारी जब चीज़ें, जो तीन मुद्दे एक्चुअल में उठ करके आते हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि यूएन के जो सेक्रेटरी है जनरल कोफी अनन, तो ये क्या कहते हैं, 1 जनवरी 1997 को इनको हटाने के लिए, जो डायमेंशंस थे उसके लिए एक क्या करते हैं, ये करते हैं कि जो है, क्योंकि यहाँ पर क्या फाइंड आउट हुआ था कि यूएस जो है वो अपनी दादागिरी कर रहा है। जो जितनी भी चीज़ें हो रही है वो किसके हक में जा रही है, वो यूएस के हक में जा रही है। तो वो एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि जितना भी जो क्राइटेरिया है, जो इसको मतलब क्या करेगा, जो इसको फुलफिल करेगा, वही हमारे जो होंगे वो न्यू मेंबर्स होंगे। और ये जो क्राइटेरिया वो परमानेंट और नॉन परमानेंट इन लोगों के लिए भी, काउंसिल्स वाले जो है इन लोगों के लिए भी रहता है। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो देखते हैं। अब ये क्राइटेरिया डिसाइड करने का जो पीछे वो मेजर फैक्ट थे वो कौन कौन से थे, कि यूएस की सबसे बड़ी जो है वो दादागिरी हो रही थी। ये सभी जो है वो एक ही तरफ को देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मेंबर कंट्रीज तो हम लोगों ने देखी, जो 5 मेंबर कंट्रीज है वो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब वो ही काम कर रही है तो डेफिनेटली वो अपने सपोर्ट में ही करेंगी, कोई उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर वो उसकी मेंबर नहीं होती तभी भी इनकी दादागिरी जो है वही चलती। तो यहाँ पे जो है सारा दादागिरी का सिस्टम, जो हेजेमनी है वही चल रही थी। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया सेट किया जाता है, वो क्राइटेरिया क्या रहता है, अब मेजर इकोनॉमिक मेंबर कंट्रीज बनने वाली है जिनके पास ये अवेलेबल होने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज कि उसका जो इकोनॉमिकल पावर है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री होनी चाहिए। अगर उसे पार्टिसिपेट करना है तो वो डेवलप्ड होनी चाहिए। तो क्या किसी कंट्री को कोई इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं होगी तो वो कंट्री क्या इसका मेंबर नहीं बन सकती। इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कशन करते हैं। मेजर मिलिट्री पावर, अब वही कंट्री इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी जिसका अपना मिलिट्री पावर बहुत अच्छा हो, जैसे कि यूएस का ऑलरेडी था, है ना। तो ऐसी जो पावरफुल कंट्रीज है वो बनेगी। और सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, अब वो क्या करेंगे, अब देखो यूएन, उसका बजट अच्छा होगा, उसका जो इकोनॉमिकल पावर अच्छा होगा, तो डेफिनेटली वो जो उसका बजट है, यूएन का बजट है, उसमें से दान करेंगे कि भाई लो इतना काम है ये कराने के लिए, इसका जो बजट है उसको हम ये फुलफिल करने वाले हैं। तो क्या हो रहा है कि इकोनॉमिकल पावर अच्छा होगा तो भाई तभी तो वो बजट में उसको मतलब हेल्पफुल होगा, कंट्रीब्यूट करेगा, वो कंट्रीब्यूटर होगा उसका। A big nation in term its population, a nation that respect democracy and human right। अब जो है वो जनसंख्या के हिसाब से भी भाई अच्छी खासी जो है वो होनी चाहिए, उसके ह्यूमन राइट्स अच्छे होने चाहिए, वो डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, जिसके मानव अधिकार हो अपने, जिसका अपना संविधान हो, जिसकी अपनी अच्छी खासी पॉपुलेशन और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ उसने एक और कंडीशन रख दी थी। नेक्स्ट कंडीशन है कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन टर्म्स जियोग्राफी, इकोनॉमी, सिस्टम्स एंड कल्चर। अब भाई वही कंट्री इसमें ठीक है जियोग्राफिकल कल्चर अच्छा हो, इकोनॉमिकल अच्छा हो, उसका कल्चर अच्छा हो, ये सारी जो चीज़ें हैं, जियोग्राफिकल इन द सेंस कि उसका जो भौतिक क्षेत्र है वो बहुत अच्छा हो, तभी वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। जब ये क्राइटेरियाज रखे गए, है ना, जब ये डायमेंशंस रखे गए, तब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ। कैसे कि भाई अगर किसी के पास में इकोनॉमिकल पावर ठीक नहीं होगी तो क्या वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चलो ठीक है ये वाले बात मान लेते हैं, क्योंकि यूएन को जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए बजट की नीड होती है, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि अगर उसके पास मिलिट्री पावर नहीं होगी तो भी वो नहीं करेगा।
क्योंकि यूएन में आना मतलब उसकी प्रोटेक्शन में आना ही हो गया ना, तो अब नहीं है तो नहीं करेंगे। अब इसके बाद में ये वाला हो गया कि क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होंगी तो क्या उसके ऊपर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। चलो ये सारे पॉइंट्स को एक तरीके से मान भी ले, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट सबसे बड़ा आता है कि क्या उसका इकोनॉमिकल सिस्टम नहीं हो, वो जियोग्राफिकल अच्छी नहीं हो, वो वर्ड को मतलब डाइवर्सिटी में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, उसका कल्चर नहीं है, तो क्या वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ऐसी कंट्री का क्या, इसने क्या कह रहा है कि जिसका अपना खुद का एक कल्चर हो, तो उन कंट्रीज का क्या जहाँ पे बहुत सारे कल्चर जो है उनको एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारे कल्चर जो है उतने एक्सेप्ट, हमारी जितनी स्टेट्स हैं वहाँ के सबके अलग अलग कल्चर है ना, महाराष्ट्र का महाराष्ट्रियन, तमिल का तमिलियन, सभी के अलग अलग है। तो क्या ये कंट्रीज वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो इनके ऊपर जो है बहुत क्वेश्चन जो है वो उठाए गए, है ना। जब हम बुक में पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्ट है ना, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि क्या ऐसी कंडीशंस है तो क्या हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है इन द सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा, वो परमानेंट कंट्रीज भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। अब इसके स्ट्रक्चर में बात करें, अब इन्होंने क्या किया था, अभी तक हमारे पास में क्या दे दी है, इसकी क्राइटेरिया दे दी कि भाई ये फुलफिलमेंट है तो आप आ जाओ। जैसे कि अब हमारे एग्जाम्स में होता है ना, कि कहीं एडमिशन लेना आपके पास ये है तो आप आ जाओ, ये एक आपने अचीवमेंट है तो ले लो। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर इतने क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हो तो आप इसके जो है वो मेंबर बन सकते हो, ठीक है। इंडिया की अगर हम लोग बात करते हो तो इंडिया का हम देखते हैं, तब तक कि आप जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि इंडिया जो है वो कब मेंबर बना, वो उसका कौन सा मेंबर है ना। बाकी तो आगे हम इसके ऊपर बात करने ही वाले हैं। अब जो यूएन है उसके पास में 5 मेंबर जो है वो परमानेंट है, 5 मेंबर परमानेंट है, उसके बाद में 10 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि परमानेंट नहीं है, ठीक है। मतलब 10 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स है, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एवरी 2 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। द चार्टर गिव द परमानेंट मेंबर अ प्रिविलेज पोजीशन इन ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है तो उसके बाद में क्या कहते हैं कि वो उनको परमानेंट मेंबर्स जो है उनके पास में बहुत ज्यादा पावर होती है, इनके पास में वीटो पावर होती है, ठीक है। किसी भी मेंबरशिप वगैरह में जो भी चीजें होती है तो वीटो, ये जो वीटो पावर है वो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास में नहीं है ना। ये नॉन परमानेंट जो मेंबर है इनके पास में वीटो पावर नहीं है, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है। और ये 5 परमानेंट मेंबर्स भी हमको पता है कि जो ऑलरेडी जो सुपर पावर्स पहले थी हमने उसी को इसमें एक्सेप्ट किया है। फिर जो नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड इन मैनर सो दैट दे रिप्रेजेंट ऑल कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड। अब ये जो है मतलब सारे रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंबर नॉट हैव वीटो पावर, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है तो वो 2-2 साल के लिए जो है वो इलेक्ट होते हैं, और ये क्या होता है कि ये अ कंट्री कांट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो तुरंत ही क्या होते हैं, अपने आप को मतलब तुरंत क्या इमीडिएटली अपने आप को वापस से उसका मेंबर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 2-2 साल के लिए बनते हुए जाते हैं। और जो 5 मेंबर्स है वो परमानेंट रहते हैं, वो इन्होंने अपना जो है ना इतनी प्रॉपर्टी ले रखी हुई है इसमें, यूएन में एक तरीके से बात करें तो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लेकर के रखी हुई है इन्होंने यूएन में। लेकिन जो ये नॉन परमानेंट मेंबर है ये आए गए वाले हैं, भाई 2 साल की मेहमानी करो उसके बाद में फिर चले जाओ। अब हमारे पास में हमको पता है कि हम लोगों ने जब फर्स्ट वाला जब यूएन जब कोल्ड वॉर था उस टाइम में हम लोगों ने बात की थी कि कोल्ड वॉर के दौरान हम लोगों ने क्या बात की थी कि 2 चीज़ें अराइज हुई थी, नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मेंबर का जो है दायरा उसको बढ़ाने का, और जो ज्यूरिडिक्शन है ऑफ यूएन है उसको भी उसमें भी कुछ इम्प्लीमेंट जो है वो चेंज करने की, इन सारी चीज़ों को करने का जो है चेंज करने का वो काम किया गया था। अब इसकी जो पावर है यूएन का, है ना, जो भी इसके दायरे में आते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब क्या होता है, यूएन जब बनता है ना 1945 में, अब यूएन बना उसके 60 साल की भाई ये लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं 2005 में। 2005 में हमारा यूएन जो है वो 60 साल का हो जाता है, तो ये अपना बर्थडे केक काटता है। तो इस दौरान क्या होता है कि ये एक मीटिंग करते हैं, ठीक है, एक मीटिंग की इन्होंने। तो इस मीटिंग में वो लोग कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, इनके जितने भी लीडर्स होते हैं, द लीडर्स इन द मीटिंग डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू मेक यूएन मोर रिलेवेंट। अब वो क्या करते हैं, यूएन को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए कुछ चीज़ों पे काम करते हैं, कि कहते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर हम काम करें तो हमारा जो यूएन है वो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। क्रिएशन ऑफ पीसफुल बिल्डिंग कमीशन, अब वो क्या करते हैं, पीसफुल बिल्डिंग कमीशन बनाने के लिए, इसके बारे में और हम लोग
लोग देखेंगे कि एक शांति कमीशन, ठीक है, जो एक शांति बनाए रखे, उसके लिए एक कमीशन बनाने के लिए बात करते हैं, है ना। ये लोग जो चीज़ें हैं उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि हम एक पीसफुल बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे जो कि शांति फैलाने के लिए भी कहीं ना कहीं काम देगा। क्वेश्चन ये होता है कि ये कमीशन क्या सच में हेल्पफुल होने वाला है इन सारी चीज़ों के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है अभी हम लोग इसमें ये आप लोग मुझे स्टडी करके बताएंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ऑन सिटीजन फ्रॉम एट्रोसिटीज। आप क्या कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जो अपने मानव अधिकार जो है, जो गवर्नमेंट है ना, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट उसके प्रोटेक्ट, जो भी नेशंस है वो अपने मानव अधिकार को फेल करने के लिए, मतलब जो एक ऐसा कमीशन क्रिएट करना है जहाँ पे उसके जो सिटीजन का जो ह्यूमन राइट्स है ना, सिटीजन फ्रॉम, तो उसके मानवाधिकार वो खत्म हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स खत्म हो रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने के लिए, ठीक है, वो उसका समझौते के ऊपर वो करते हैं, सॉरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, 19 जून को 2006 को ये अपना एक कमीशन बनाते हैं। और ये कमीशन क्यों होते हैं? इन चीज़ों के लिए, ठीक है, जो मानवाधिकार होते हैं, जो भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इन चीज़ों को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, स्टैब्लिश, दोनों एक दूसरे को ही कनेक्ट कर रहा है ना। जो गवर्नमेंट अपने आप को, अपने जो सिटीजन है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, जो भी फेलियर्स हो रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए काउंसिल बनाने का, एक काउंसिल क्रिएट करने के लिए कहते हैं, ठीक है। और जो कि कब होता है, ऑपरेशनल सिंस 19 जून 2006। कंडेनमेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब जितने भी टाइप के जो टेररिज्म वगैरह चीज़ें वाली हो रही है तो उनसे भी प्रोटेक्ट करने का भी जिम्मा है ना, उनके प्रोटेक्ट वो करना। एक डेमोक्रेसी फंड बनाना, मतलब एक वैश्विक जो है एक फंड वो बनाना है। एक ट्रस्ट सिर्फ काउंसिल जो है उसका डेवलपमेंट करना, ट्रस्टशिप काउंसिल बनाना। तो ये वाली जितनी भी चीज़ें इन्होंने लिस्ट बनाई थी ये सारी करना जो है वो इतनी भी इट इज़ नॉट हार्ड टू सी दैट दीज आर इक्वली कंटिन्यूस इश्यूज ऑफ फॉर द यूएन। ये जितनी दिखने में इजी है उतना ही इसको कंप्लीट करने में वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो बनाना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि क्या ये चीज़ें जो है वो सही से जाएंगी, क्या सच में पीसफुल कमीशन जो है वो काम करेगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाने का तो बोल दिया है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि ये ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है, जैसे वहाँ पे क्वेश्चन पिछले बार उठे थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्रिएट होते हैं। ये कहते हैं कि ठीक है आपने पीसफुल बिल्डिंग कमीशन तो बना दी, लेकिन क्या ये सच में काम करेंगे, ये सच में शांति समझौता सब जगह स्थापित करेगा, क्या सच में पीसफुल माहौल रहने वाला है। आपने ह्यूमन राइट काउंसिल बना दिया है, तो क्या मतलब यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा कि ह्यूमन राइट्स कौन कौन से है, ठीक है। अगर ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कुछ होता है, किसी के ह्यूमन राइट्स छीने जाते हैं, तो उसके क्या मापदंड होंगे, है ना, कौन कौन से मापदंड होने वाले हैं इसके। अगर ये चीज़ें हटा दी तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, कौन इसके लिए पनिशमेंट देगा। ऐसे बहुत सारे जो है 1000 क्वेश्चन जो है वो शुरू, कौन डिसाइड करेगा, जो टेररिज्म हो रहा है इससे कैसे प्रोटेक्शन होगी, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। अब यूएन के बारे में इतना सारा तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि यूएन क्या है, यूएन एस्टैब्लिश कब होता है, यूएन किस किस क्षेत्र में काम कर रहा है, यूएन के साथ में और कौन कौन सी जो उसकी बॉडीज है, उसका जो स्ट्रक्चर है, इनके इसमें कौन कौन से वाद विवाद चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो है अभी तक के हम लोगों ने पढ़ी है यूएन के रिगार्डिंग। अब यूएन के रिगार्डिंग तो पढ़ लिया, अब हर चैप्टर में मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, तो हम हमारी कंट्री को उससे रिलेट तो करेंगे ही करेंगे, है ना। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है कि हम हमारे पास देखें कि हमारे रिलेशंस उसके साथ में कैसे है। तो इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स। अब यूएन के रिफॉर्म्स जो भी है उसके साथ में, मतलब जो भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसमें जो सुधार हो रहे हैं, तो उसके साथ में अब हम हमारे कंट्री को कनेक्ट करते हैं। तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो भी यूएन की एक मेंबर है ना। और हमारा जो यूएन है, हमारी जो इंडिया है उसने यूएन कब ज्वाइन किया था, 1945, है ना, अक्टूबर 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया ने यूएन को ज्वाइन किया था। यूएन India is one of the founding member of UN since its independence, and even before that, India has been an active participant in all initiatives undertaken by the UN Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals, and various UN summits, including on climate change. UN ने equally participate किया है अभी तक के,
अभी तक के जितनी भी चीज़ें हो रही है। और फर्स्ट मैंने आपको जस्ट अभी अभी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा था, जो कि आप मुझे करंट कमेंट्स में बताने वाले हैं कि यूएन और जो इंडिया है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन का जो भी कीवर्ड्स है वो आप मुझे बताएंगे कि क्या एक्चुअल में करंट में इसके बारे में चल रहा है, या अभी रिसेंटली कुछ मंथ्स में ये घटना घटी है। तो यूएन ने हमेशा से यूएन के साथ में जो है हमारा इंडिया का रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे से रहा है। इंडिया ने इसके साथ में बहुत सारे ऐसे जो डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर, गोल्स के ऊपर बात की है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके ऊपर भी बात की है। बहुत सारे यूएन सबमिट्स में भी इंडिया ने इक्वली पार्टिसिपेट किया है। उसके साथ में क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें भी इंडिया ने अपना इक्वली कंट्रीब्यूशन दिया है और हमेशा ये इसमें इक्वली पार्टिसिपेट भी रहता है। एक एक्टिव पार्टिसिपेंट जो है इंडिया यूएन का है। अब यूएन ने शुरू से ही, अब हमारे पास में जो मुद्दा है, क्योंकि रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है, तो शुरू से ही जो मुद्दे चल रहे हैं, तो इंडिया ने हमेशा से यूएन के इस सपोर्ट में बात की है कि एक्चुअल में जो मेंबर्स है, जो नॉन परमानेंट मेंबर है और जो मेंबर्स है, इनके बीच में यूएन इंडिया ने हमेशा से ही अपना वोट दिया है कि हाँ, नॉन मेंबर्स, परमानेंट मेंबर और जो परमानेंट मेंबर है, इन दोनों में ही बढ़ोतरी होनी चाहिए, इन दोनों का ही दायरा जो है वो बढ़ना चाहिए। ऐसा हमेशा से ही कहा है कि जो भी असेंबली के मेंबर्स है, इन लोगों को पढ़ना चाहिए। अब ये बात अलग है, इंडिया सपोर्ट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट। यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि इसने हमेशा से ही जो है इसमें साथ दिया। वन ऑफ द इंडियाज मेजर कंसर्न हैज बीन कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल विच हैज रिमेन लार्जली स्टैटिक व्हील द यूएन जनरल असेंबली मेंबरशिप हैज एक्सपेंडेड कंसिडरेबली। ओके, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई। इसके बाद में जब हम लोग देखें तो इसके साथ में इंडिया क्यों चाहता है इसका मेंबर बनना, ठीक है, इंडिया क्यों चाहता है। अब यहाँ पे बात तो यही हो रही है ना कि जो पावरफुल कंट्रीज है बहुत सारी, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री में आ चुका है, एक विकासशील देश बन रहा है, तो इसी के दायरे के साथ में इंडिया चाहता है कि ये इसके साथ में बने रहें, जो यूएन है इसका मेंबर बने। वो क्राइटेरिया को धीरे धीरे जो है वो कंट्री का कवर अप कर रहा है, और हमारे जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें 1/5 जो है इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और यही एक क्राइटेरिया भी जो है उसमें रखा हुआ था। और कहीं ना कहीं इंडिया जो है वर्ल्ड के साथ में अब कदम से कदम मिला के चल रहा है, तो इंडिया चाहता है कि उसके साथ में ये बने। नेक्स्ट एक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि क्या वो कहना, क्योंकि ये जो जितना यूएन के जो मेंबर्स है वो एक तरीके से कहे तो तानाशाह वाला एरिया आता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पावरफुल कंट्रीज है वही इसकी मेंबर्स है। परमानेंट कंट्रीज के बारे में बात करें तो 5 कंट्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वही इसकी मेंबर है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वो इसमें क्या कहना चाहता है, इंडिया जो है वो उसमें अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है और उसको रखना चाहता है। अब इंडिया के साथ में कुछ कंट्रीज है कि हाँ इंडिया ने इसका मेंबर बनना चाहिए, और कुछ इसके विरुद्ध में आते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है दे आर नॉट परफेक्ट, तो ये इसके अगेंस्ट यूज कर सकता है इंडिया जो है। अगर इंडिया के पास में पावर्स आ जाता है, वीटो पावर भी आ जाता है, तो क्या कहेंगे ये लोग कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करेंगे, इंडिया की जो एनिमी कंट्रीज है वो इसके खिलाफ इसे यूज करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया के सपोर्ट में भी जाएंगे, जो इसके साथ में मतलब जिसको मेंबर्स है ना वो बनने के लिए, और इंडिया खुद भी चाहता है इसका मेंबर। वैसे तो ये इसका मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर तो है ही है, लेकिन ये जो है अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अब यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में बात करें तो यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या होता है, एक ध्रुवीय वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ पर वही सारे पावर्स के बारे में बात की गई है, जितने भी पावर्स थे। अब यूएस और यूएसएसआर तो खत्म हो ही गया था, तो ये यूनिपोलर बन गया, एक ही था। तो अब क्या कहते हैं यहाँ पे सब लोग कि अभी हम लोग शुरू से बात कर रहे थे कि ये तानाशाह वाला एरिया हो गया, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी चलती है, यूएस की। यूनिपोलर वर्ल्ड किसका साम्राज्य था, यूएस का, क्योंकि यूएसएसआर तो खत्म हो गया। तो सब लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो पूरा यूएन है, मतलब वो किसके अंडर में होता है, यूएनएस के, क्योंकि ये यूनिपोलर है, सबसे ज्यादा सुपर मतलब पावरफुल है, इसके पास में एक सुपर पावर है। तो जितना भी यूएन काम कर रहा है वो किसके अंडर में काम कर रहा है, यूएस के अंडर में कर रहा है। वो उसके हितों को ही देखते हैं। जब हम लोगों ने 3 मिस्टेक्स फाउंड की थी, 3 हमको शिकायतें मिली थी, तो उसमें तो एक यही थी कि जितने भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो किसके दबिश में होकर के कर रहे हैं, और वो किससे दब रहा
है यूएन वो यूएस से दब रहा है। तो ये वाली जो चीज़ है वो यहीं पर क्रिएट की गई कि द यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड को इस टाइम में, जब 1991 के बाद में क्या होता है कि वो यूनिपोलर हो जाता है, पूरा वर्ल्ड जो है हमारा बाइपोलर से यूनिपोलर हो जाता है। द एंड ऑफ बाइपोलर यूनिपोलर बाइपोलरिटी में हम लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसी के रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव्स है ना, कि ये जो यूएस है वो कैसे अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या यूएन जो है एक सक्सेस कंट्री के तहत काम कर पाएगा, क्या यूएन सबके बीच में इक्वालिटी रख पाएगा, क्योंकि भाई दादागिरी तो यूएस की चल रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे कि क्या यूएन सबके लिए इक्वली काम कर पाएगा, क्या इसकी जो तानाशाही है यूएस की, है ना, यूएस की जितनी भी तानाशाही है उसको कंट्रोल कर पाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहीं पे क्रिएट किए गए हैं। तो प्लीज आप भी अपने अपने ओपिनियन इसमें जरूर बताना। इस चैप्टर में बस इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उसके बारे में बात करेंगे और उसके एमसीक्यूज लगाएंगे। थैंक यू।